गर्मी में देवरानी जेठानी के ससुराल आए मीट मछली खाने वाले 50 लोग। जी बड़ी ही मस्त मसालेदार मछली बनाई है हलवाइयों ने। सच में पार्वती जी, हलवाइयों ने शादी का खाना पैसा वसूल बनाया है। खास करके ये मीट मछली इतनी दमदार बनी है, तुमको मालूम है गांव देहात की भोज याद आ गई। वाह। एक तरफ सास कचर कचर कर मछली खा रही थी, वहीं ससुर के माथे से टप टप पसीना चू रहा था। फिर वो मुर्गे की टंगड़ी तोड़ रहे थे। वहीं शादी के जोड़े में बेचारी देवरानी जेठानी भूखी बैठी थी। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी कुछ खा पी क्यों नहीं रही हो? देखो मीट मछली दोनों बनवाया, खा लो, लजाओ मत। भाभी अगर ग्रेवी वाली मछली नहीं खानी तो मछली मीट का स्नैक्स खा लो। खुशी जैसे स्नैक्स वाला प्लेट उनके सामने करती है तो स्मेल दोनों देवरानी जेठानी के सर चढ़ जाती है, जिससे उनका जी खराब हो जाता है। हे भगवान, मुझे तो इस मीट मछली की बास चढ़ रही है, उल्टी भी आ रही है। तुम दोनों का मुंह क्यों लटक गया? मसला क्या है? वो दरअसल माँ, ये दोनों वेजिटेरियन हैं, इसलिए मीट मछली नहीं खाती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों को मुझे बताना चाहिए था बहू कि तुम शुद्ध शाकाहारी हो। मैं वेज थाली लगा कर ले आती हूँ। पार्वती अपने हाथों से थाली में सादा खाना डालकर दोनों को देती है। निशा पूजा की सिद्धांत और प्रेम से लव मैरिज थी। दोनों शाकाहारी थी, जबकि ससुराल वाले मीट मछली खाने वाले थे। पूजा, हम तो खामखा डर रहे थे कि हमारी सास टिपिकल होंगी, मगर माँ जी अच्छी हैं। मुझे तो लगा था मीट मछली खिलाकर छोड़ेंगी, मगर बाल बाल बच गए। वैसे ही कढ़ाई पनीर के साथ तंदूर वाली घी की रोटी मस्त लग रही है। कुछ देर बाद विदा होकर दोनों ससुराल आती हैं। इसी तरह अगला दिन चालू होता है। तौबा तौबा, ये रसोई और रेगिस्तान कितना भपका है यहाँ। मेरे तो पसीने निकल रहे हैं। जेठानी जी, मैं तो कहती हूँ सिंपल भंडारा, आलू पूरी और मीठे में सूजी का हलवा बनाकर झमेला खत्म करते हैं। पूजा, अभी हम नई नवेली बहू हैं, बगैर मम्मी जी से पूछकर खाना नहीं बना सकते। सासू माँ को आने दो। निशा, पूजा, तुम्हें मुझसे पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्ही को रसोई संभालनी। गर्मी बड़ी तेज हो रही है तो कुछ हल्का फुल्का बना लो। बाप रे बाप, रसोई में तो आग बरस रही है। अच्छा बहू, फटाफट से बना ले आओ खाना। जी माँ जी। जेठानी जी, एक आइटम की सब्जी, नमक वाली कचौड़ी और थोड़े मटर पुलाव बनाते हैं। बाकी मीठे में मैं रसमलाई और दही भल्ले भी बना लेती हूँ। दोनों मिलजुल कर हंसते मुस्कुराते हुए खाना परोस कर देती हैं, जिसे खाकर क्या बात है, तुम दोनों देवरानी जेठानी का तो जवाब नहीं। 1.5-2 घंटे में इतने आइटम का खाना बना लिया, वो भी इतना दमदार स्वादिष्ट। पापा जी, 6-7 सदस्य का खाना बनाने के लिए हद मारकर 1.5-2 घंटे काफी हैं। सब लोग खुशी से खाते पीते हैं और पार्वती दोनों को शगुन देती है। 1-2 हफ्ते तो दोनों को अच्छे खासे गुजर जाते हैं। वहीं अब जून की चुपती जलती गर्मी चालू होती है और पार्वती दोनों को बुलाकर, बहू सारे बंद कमरों को खोलकर साफ सुथरा कर दो। तभी दोनों बेटे चावल आटे की बोरी और ससुर तेल की टीन घर में ले आते हैं। सासू माँ, घर में कोई मेहमान आने वाले हैं क्या, जो इतना सारा राशन पानी डलवाया है? हाँ बहू, गांव से कुछ 50 रिश्तेदार तुम दोनों की बहू भात में आ रहे हैं। बाकी उनका खाना पीना करना है। 50 रिश्तेदारों के आने की बात से दोनों के पसीने छूट जाते हैं। तड़के सवेरे सवेरे चाचा, ताऊ, ताई, मामा, मामी, मौसी, मौसा, बहू, बेटे, बाल बच्चों समेत टपक जाते हैं। नमस्कार मौसा, मौसी, मामा, मामी, बुआ, फूफा जी, कैसा रहा सफर? अरे बड़ी भीड़म भाड़ ट्रेन थी, कचुम्बर निकल गई। अरे तुम जैसी खच्चर लुगाई के चलते हम आ गए। ये देखते हैं तुम्हारे भाई भौजाई क्या खिलाते हैं। अरे बहनों, ये ऐसे मुंह मत फुलाइए, आप जो खाएंगे वही बनवाएंगे। अरे जीजा जी, ज्यादा ताम झाम मत बढ़ाइएगा, चुपचाप से मुर्गा भात, मछली भात करवाइएगा। हाँ हाँ साली साहब, बिल्कुल। प्रेम सिद्धांत, बाजार से 10 किलो ताजा मछली और 10 किलो चिकन कटवा लाओ। मछली चिकन का नाम सुनकर दोनों देवरानी जेठानी का मुंह सड़ जाता है। तभी एसी में पसरी मौसी सास बोलती हैं, अरे दोनों देवरानी जेठानी खजूर के पेड़ के जैसे खड़ी क्या हो, अब जाकर रोटी चावल बनाओ। जी जी मौसी जी। और दुल्हनिया मसाला मिक्सी में मत रगड़ डालना, सिलबट्टी पर पीसना। जी बुआ जी। दोनों किलस कर किचन में आ जाती हैं। पीछे पीछे काली पॉलिथीन लिए पति आते हैं। हम मीट मछली ले आए हैं, बढ़िया से बनाना। दोनों पति रख कर चले जाते हैं। पूजा, मीट तो बाद में प्याज काट कर छौंक देंगे, पहले मछली का कलेश मिटाते हैं। तुम इसे धो, मैं मसाला पीसती हूँ। पूरी बावर्ची खाने में मछली की महक फैल गई। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या हुआ पूजा, तुम ठीक हो? कद्दू ठीक हूँ, कांटा चुभ गया मुझे। माँ जी को बहू भोज के 50 रिश्तेदार बुलाने की क्या जरूरत थी? कोई नहीं, तुम बैठ जाओ, मैं मछली फ्राई करती हूँ। जेठानी जैसे ही कढ़ाई में मछली डालती है तो तेल के छींटे उड़ने लगते हैं।
मेरा हाथ, ये मछली तो बम की तरह फट रही है। पसीने में नहाई निशा हेलमेट लगाकर सारी मछली फ्राई करती है। कुछ घंटों बाद सास अंदर आती हैं। बहू, खाना बन गया? माँ जी, मीट मछली दोनों तैयार कर दिया, बस चावल उबलने वाला है, आटा गूथा पड़ा है, रोटी बनानी है। आप बस परोसने के लिए ताई जी की बहू और नंद जी को भिजवा दीजिए। अरे, रिश्तेदारी में बुलवा कर काम करवाना सही थोड़ी लगता है, तुम मिलजुल कर लो। ये सुनकर पसीने में भीगी दोनों का पारा चढ़ जाता है। हद है, कसम से हम दोनों क्या हलवाई लग रही है? इतनी तगड़ी गर्मी में 50 लोगों के लिए बनाया भी और परोस कर खिलाए। अरे भाई, मीट मछली बन गया हो तो ले आओ, भूख मर जाएगी तब लाओगी क्या खाने में? जी जी लाई मामा जी। पूजा, तुम थाली परोसो, मैं रोटी बनाती हूँ। बेचारी देवरानी सबको घर के अलग अलग हिस्से में खाना देती है। अरे बहू, एक कटोरी तरी और एक थाली चावल ले आ। जी जी लाई ताऊ जी। ये भगवान, इस मुच्छर ताऊ जी की खुराक कितनी ज्यादा है। अरे ओ देवरानी, कहाँ रह गई? कब की रोटी मांगी थी तुझसे? जी जी लाई फूफा जी। ये भगवान, आज तो मेरी कचुम्बर निकल गई, अलग अलग मंजिल पर सबको खाने की पड़ी थी। भीषण गर्मी में भागम भाग करके देवरानी की हालत भीगी बिल्ली जैसी बन जाती है। वहीं इतना खाना बनाकर जेठानी की हालत भी खराब थी। वहीं मीट मछली खाकर रिश्तेदार हड्डी कांटा वही छोड़ देते हैं, जिसे हर जगह मक्खी भिनभिनाने लगती है और दोनों भड़क जाती हैं। हे भगवान, इन 50 रिश्तेदारों ने तो मिट्टी पलीत करके रख दी, पूरा घर भिनका दिया। मुझे तो घिन चढ़ रही है। बेचारी दोनों थकी हारी पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, बर्तन धोती हैं, जिससे सोते सोते 2-2:30 बज जाते हैं। और अगली सुबह मैंने सबके लिए चाय चढ़ा दिया। देवरानी जी, एक बार सासू माँ से पूछ कर आ जाओ, पराठे खा लेंगे ना सब लोग? जी ठीक है दीदी। माँ जी, जेठानी जी पूछ रही थी कि सबके लिए चाय के साथ पराठा बना दे। देवरानी जी, हम रिश्तेदारी में चाय के साथ पराठे थोड़ी खाते, कुछ बढ़िया बना लो। शायरी चाची, मछली के पकौड़े बना लो। अरे मुझको तो मछली के पकौड़े का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। जाओ बना लो। जी फूफा जी, पता नहीं इन रिश्तेदारी की बारात कब टलेगी घर से। बेचारी देवरानी कड़क धूप में मछली बाजार से मछली लेकर दोनों मछली के पकौड़े चाय बना कर देती हैं। अब रिश्तेदारों को घर में रुके 1-2 सप्ताह से ज्यादा हो जाता है। सारे के सारे बर्तनों में से कैसी गंदी मीट मछली की महक आ रही है। पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा। मेरे तो पूरे शरीर में दाने निकल गए। डेली दोपहरी में दौड़ा देते हैं, पता नहीं कब जाएंगे। तेल भी खत्म हो गया है। इतने थोड़े तेल में मीट बढ़िया नहीं बनेगा, फिर ये किचकिच करेंगे। मैं उन्हें बोलती हूँ तेल लाने को। पूजा अपने कमरे में आती है, जहाँ प्रेम सिद्धांत खर्चों को लेकर परेशान थे। सिद्धांत जी, तेल खत्म हो गया, ला दीजिए। अरे 2 दिन पहले ही तो 5 किलो सरसों का तेल लेकर आया था, खत्म भी कर दिया। सिद्धांत जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हम दोनों तेल पी जाती हैं। अरे 50 लोगों के लिए मीट मछली बनेगा तो खत्म तो होगा ना। चावल का कट्टा और तेल मसाले भी लाना है। देखो, मेरी जेब में मात्र 200 है। पहले ही अपने दोस्तों से कर्जा लेकर हम दोनों भाइयों ने खर्चा चलाया है। अब क्या अपनी किडनी बेचकर थोड़े ना सामान लाएं? जो है समझदारी नाम की चीज नहीं है क्या? अरे तो आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? जैसे सारा राशन पानी हम दोनों देवरानी जेठानी खा जाते हैं। खर्चों को लेकर दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो जाती, तभी रिश्तेदार बीच में मजे लेते हुए। राम राम, देखो तो लुगाई होकर पति से बराबरी कर रही है। अरे हमको क्या अपने घर परिवार की लड़ाई दिखाने के लिए बुलाया था हैं? अभी तक ना किसी ने चाय पानी पूछा, ना ही खाना पीना मिला है। बड़े इज्जतमार लोग का खानदान है भाई, कसम से। ये सुनकर पार्वती गुस्से में भड़क कर बोलती है, बहनोई जी, आप लोगों ने बहुत मुफ्त का ठूस लिया। अब आप अपनी टिकट खुद से कटवा लीजिए और यहाँ से जाने का कष्ट कीजिए कृपा करके। पार्वती के मुंह खोलकर जाने के लिए कहने पर खाई लाल रिश्तेदारों को तेज की मिर्ची लगती है और सब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर खिसक जाते हैं, जिससे दोनों देवरानी जेठानी को भी मीट मछली बनाकर खिलाने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तेज धूप में शीतल अपनी भाभी सपना और अपनी माँ आशा के साथ मटके में पानी लिए घर जा रही होती है। तभी उन दोनों की नजर सूखी नदी पर पड़ती है और शीतल पुरानी लम्हों को याद करती है। सपना भाभी माँ, नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। देखो, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं नदी में नहाने। सही कह रही हूँ बहू, मेरा पोता अभी सिर्फ 10 साल का है। रोज उसे नदी में ही नहाना होता है। अरे शीतल बेटा, इस गर्मी और धूप में खड़ी होकर नदी की तरफ क्या देख रही हो? ये नदी सूख चुकी है। आंटी, भाभी, जब ये नदी पानी से लपालप भरी हुई थी तब कितना अच्छा लगता था। हम सब कैसे यहाँ पर आकर नहाया करते थे, मजे क्या करते थे। पर आज देखो, ये नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। हाँ शीतल, अब क्या कर सकते हैं। मुझे भी पुराने दिनों की बहुत याद आती है, जब हम यहाँ नहाने आते थे
और शाम के वक्त नदी का खूबसूरत नजारा देखते थे। कितने साल हो गए इस नदी को सूखे हुए, और वो लालची सरपंच कुछ नहीं करता। अगर वो कुछ करता तो नदी ऐसी ना होती। सास की बात को सुनकर सपना को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ हर रोज शाम को नदी किनारे काफी देर तक बैठने जाती और वहां बच्चों को खेलते हुए देखती। भाभी, काश कि हमारी नदी फिर से भर जाती। भर तो सकती है शीतल, पर सरपंच कुछ करता ही नहीं। वो तो चाहता ही नहीं कि गांव में नदी फिर से पहले की तरह हो जाए, इसलिए तो कुछ करता नहीं। पता नहीं क्या चाहता है सरपंच। उदास सास, नंद और भाभी तपती धूप में मटके में कुएं से पानी लेकर घर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा के छोटे बेटे सूरज का फोन आता है, जो कि अमीर लड़की से शादी करके शहर में बसा हुआ था। आ गई तुझे अपनी माँ की याद? शादी करके तू गांव से क्या गया, वापस पलट के ही नहीं आया। माँ, मेरा और कविता का तो बड़ा दिल करता है गांव आने का, पर मेरी नौकरी भी ऐसी है कि मुझे आराम ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आप लोग क्यों नहीं आ जाते हमसे मिलने। वैसे भी हमारी शादी को 1 साल हो गया है और हमने शहर में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है। अगर ऐसी बात है तो हम शहर जरूर आएंगे। इसी बहाने हम भी शहर घूम लेंगे। शहर जाने की बात को सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर जाता है, जहां कविता अपने ससुराल वालों को देखकर काफी खुश होती है और उन्हें बैठाकर एसी की ठंडी हवा में चाय नाश्ता करवाती है। माँ जी, दीदी, नाना जी, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर गांव में थोड़ी फैसिलिटीज होती, गर्मी कम होती तो मैं पक्का आती, पर आप तो जानते हैं ना, मुझे बिना एसी की आदत ही नहीं है कहीं रहने की। कोई बात नहीं भाभी, मुझे भी गर्व होता है गांव में लोगों को ये कहते हुए कि मेरे भैया भाभी शहर में रहते हैं और आप इतनी अमीर हैं। मैं तो पहली बार शहर आई हूँ। सच में जो इंसान शहर में रहता हो वो गांव में रह ही नहीं सकता। इतनी अच्छी रोड है, इतने बड़े बड़े घर हैं यहाँ। मैं भी, ये शहर तो सच में बहुत बड़ा है। पर यहाँ एक चीज की कमी है, वो है नदी की। खैर, नदी तो हमारे गांव की भी सूख चुकी है और इसलिए अब इस गर्मी में हमें कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। इतना बोलकर शीतल उदास हो जाती है। शीतल के चेहरे की उदासी देख कविता सूरज से कहती है, तो क्या हुआ अगर शहर में नदी नहीं है तो? सूरज, क्यों ना कल पार्टी खत्म होने के बाद हम सब वाटर पार्क चले? ये तो काफी अच्छा आइडिया है। वैसे भी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी और संडे वाले दिन मैं घर में ही हूँ, तो हम संडे को वाटर पार्क चलते हैं। पूरा परिवार संडे को वाटर पार्क जाने का प्लान करते हैं। अगले ही दिन घर में पार्टी होती है, जहां पूरा परिवार सूरज और कविता की शादी की पहली सालगिरह एंजॉय करते हैं। और संडे वाले दिन सूरज अपने पूरे परिवार के साथ वाटर पार्क जाता है, जहां सबके लिए कविता कपड़े लेकर आती है। जेठ जी, दीदी, माँ जी, गोलू, काजल, आप सब कपड़े बदल लीजिए। इन कपड़ों में वाटर पार्क पर मजा नहीं आएगा। भाभी, मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। जब ये वाटर पार्क बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कैसा होगा? शीतल, ये तो आकर ही पता चलेगा कि वाटर पार्क कैसा होता है। अब कुछ ही देर में सभी लोग अपने कपड़े बदलते हैं और वाटर पार्क के अंदर जाते हैं, जहां उनकी आंखों के सामने काफी सारे स्लाइड्स होते हैं। वाटर पार्क में काफी लोग भी होते हैं जो ऊपर से नीचे स्लाइड करके पानी में जा रहे थे। नदी जैसा वाटर पार्क और स्लाइड देख सभी हैरान थे। यहाँ कितना सारा पानी है, लोग कितने मजे कर रहे हैं। वो देखो, वो अंकल कितनी ऊपर स्लाइड से नीचे आए हैं। हाँ गोलू, कविता, यहाँ कितने सारे और कितने बड़े बड़े हैं झूले हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा, अभी तो गर्मी है इसलिए सब पानी में इतने मजे कर रहे हैं, ठंडी में कैसे करते होंगे? दीदी, वाटर पार्क सिर्फ गर्मियों में चालू रहता है, अब डरिए मत। चलिए सबसे ऊपर वाली स्लाइड पर चलते हैं और उसके बाद नीचे पानी में, और फिर उसके बाद रेन वाटर डांस करेंगे। इतना बोलकर कविता अपनी जेठानी गोलू, नंद और सास को अपने साथ सबसे ऊंचे वाले स्लाइड पर ले जाती है और वो लोग ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे पानी में जाते हैं। इसी तरह पूरा परिवार वाटर पार्क में काफी मजे करता है। तो वहीं सूरज वाटर पार्क में सभी लोगों की अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करता है। आप सब इधर देखिए, यहाँ आकर तो मुझे मजा ही आ गया। ये वाटर पार्क देखकर मुझे अपने गांव की नदी की याद आ गई। याद है सूरज, जब तू और दिवाकर छोटा था तो कैसे मुझसे झूठ बोलकर नदी भाग जाया करते थे। अरे बेटा,
फिर तुम दोनों नदी में आकर नहाने लगे। इतनी गर्मी हो रही है, बार बार नदी में नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं माँ, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। देखो शाम के वक्त भी लोग नहाते हैं। अच्छा ठीक है, पर बहुत नहा लिया तुमने, चलो बाहर निकलो। हाँ माँ, सब याद है। चलो अब घर चलते हैं, कल गांव भी तो वापस जाना है। काफी देर तक पूरा परिवार वाटर पार्क में मजे करते हैं और घर आ जाते हैं, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें गांव जाना था, इसलिए वो लोग अपने गांव आ जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन अचानक से आशा के घर पर सूरज और कविता अपना सामान लेकर आते हैं। कविता, सूरज, तुम दोनों यहाँ सब ठीक तो हो ना? माँ, कुछ ठीक नहीं है। मेरी नौकरी चली गई। मैं अपने ससुर से पैसे भी नहीं ले सकता। शहर में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए आप लोगों के पास आ गया। अब यहीं कुछ करना होगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये भी तो तेरा ही घर है। जब तक तुझे काम नहीं मिल जाता तू यहीं रह, मैं हूं ना। पूरा परिवार सूरज की मदद करता है। समय यूं ही गुजरता है और सूरज को उसके लेवल की नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन तीनों नंद भाभी शाम के वक्त बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती हैं और तभी सपना कविता को सूखी नदी दिखाते हुए कहती है, ये सूखी नदी देख रहे हो कविता, एक समय था जब ये नदी पानी से भरी पड़ी थी और हम सब यहाँ आकर खूब एंजॉय करते थे। वाटर पार्क से भी ज्यादा मजा आता था यहाँ। इस नदी में सभी लोग बहुत याद करते हैं उन पुराने दिनों को। काश कि हमारे गांव की नदी चालू हो जाती। नदी ना होने की वजह से आपके बच्चे तैरना ही नहीं सीख पाते, पैसे देकर दूसरे गांव में जाते हैं। दीदी ऐसा ही होता है, जब गांव या शहर में नदी नहीं होती तो शहर में भी जगह जगह स्विमिंग पूल बने हैं और वहाँ तो लोग हजार रुपए देकर तैरना सीखते हैं। दीदी मुझे एक आइडिया आया है, जल्दी से घर चलते हैं। अपनी जेठानी से नदी और स्विमिंग पूल की बात करते करते कविता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से घर आकर सभी घर वालों से कहती है, दीदी आप मुझे बता रही थी ना, नदी ना होने की वजह से लोग स्विमिंग करने के लिए यानी तैराकी सीखने के लिए दूसरे गांव में जाकर पैसे देते हैं। क्यों ना सूरज हम भी अपने ही गांव में एक छोटा सा स्विमिंग पूल खोले और सिर्फ 50 रुपए की टिकट रखे और पूरे दिन लोगों को स्विमिंग पूल में एंजॉय करने दे। ऐसे गांव वालों को भी फायदा होगा और हमारा भी अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। कविता, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, अगर मैं उन्हें इस बिजनेस में लगा दूंगा और कल को मुझे काम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? माँ जी सूरज को समझाओ ना, पैसे हाथों का मैल है, आज नहीं तो कल खर्च होना ही है। तो क्यों ना हम किसी अच्छी चीज में खर्च करें। वो फिजूल की चीज में खर्च हो तो उससे अच्छा है तो हम उसे अपने बिजनेस में लगाएं। क्या पता हमारा स्विमिंग पूल का बिजनेस चल जाए। कविता बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी गर्मी है, अगर स्विमिंग पूल के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो जरूर आएंगे। अगर स्विमिंग पूल के लिए जमीन चाहिए तो मैं अपने वो घर में से थोड़ी ही दूर पर हमारी एक जमीन खाली है, रोड की साइड, वहाँ तुम अपना स्विमिंग पूल चालू कर सकती हो। और भाई तू पैसे की चिंता मत कर, जो पैसे कम पड़ेंगे वो मैं दे दूंगा, तुम बस स्विमिंग पूल का काम चालू करो। घर वालों का साथ पाकर अगले ही दिन से कविता और सूरज अपना काम शुरू कर देते हैं और वो लोग सबसे पहले मजदूर को बुलाते हैं और जमीन दिखाते हैं और उसी जमीन पर स्विमिंग पूल के लिए गहरा गड्ढा खुदवाते हैं और महंगी टाइल्स मंगवाकर अपनी स्विमिंग पूल में लगवाते हैं। साथ ही उसमें पानी फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाया जाता है और अब दिवाकर कुछ पानी के टैंकर मंगवाता है और स्विमिंग पूल को पानी से भरता है। 1 महीने में उनका स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी ये स्विमिंग पूल कितना बड़ा और सुंदर बना है। दीदी मैंने तो गांव में स्विमिंग पूल होने के पोस्टर भी बांट दिए हैं। ये नदी जितना बड़ा तो नहीं है पर दिखने में अच्छा लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ इसमें नहाने। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे पूरे दिन के लिए आपके स्विमिंग पूल में अपनी प्रैक्टिस करनी है। पूरे दिन का चार्ज कितना लोगी? माँ जी देखिए हमारा पहला कस्टमर आ गया। भैया पूरे दिन के सिर्फ 100 रुपए और आधे घंटे के 50 रुपए। ये तो बहुत सस्ता है, अब तो मैं इस गर्मी में रोज आ सकता हूँ यहाँ स्विमिंग करने के लिए। इतना बोलकर वो लड़का 100 रुपए में पूरे दिन के लिए टिकट खरीदता है और अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। अगले दिन वही लड़का अपने 4 और दोस्तों को साथ ले आता है और इस तरह पूरे गांव में कविता के स्विमिंग पूल की चर्चा हो जाती है और अब न सिर्फ लड़के बल्कि औरतें भी आती हैं। आशा बहन गांव में तो नदी तो रही नहीं, तुम्हारी अमीर बहू ने इतना पैसा लगाकर स्विमिंग पूल चालू किया है, इसी बहाने हम सबको इस गर्मी में थोड़ी राहत तो मिलेगी। इस तरह देखते ही देखते सभी गांव वाले अब बिना सोचे समझे टिकट खरीदते हैं और स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आते हैं और इस तरह आशा की अमीर बहू गांव में स्विमिंग पूल बनाकर अपना बिजनेस शुरू करती है।